नमस्कार, आपका स्वागत है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ चैताली पाटिल और रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली प्रवास के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर लौटे हैं। जानकारी के मुताबिक दौरे के दौरान सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदेश में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों के बारे में अवगत कराया। इसके अलावा सीएम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी अध्यक्षता में आयोजित नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। 2 दिवसीय दिल्ली प्रवास में थे और इन 2 दिनों के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात किए और उनको छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार जो काम कर रही है उसके विषय में अवगत कराए और नक्सलवाद की लड़ाई में जो सफलता मिल रही है उसके विषय में अवगत कराए। और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी उन्होंने बैठक ली और उनको भी अवगत कराया कि पिछले समय जब उन्होंने रायपुर में समन्वय समिति की बैठक ली थी उसके बाद हमारी सुरक्षा के जवानों में उत्साह का संचार हुआ था और फिर नक्सलवाद की लड़ाई में भारी सफलता मिली और उन्होंने बैठक में छत्तीसगढ़ की तारीफ भी की और आदरणीय पीयूष गोयल से आज मुलाकात हुई थी और उनसे छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र में कैसे विकास हो इसके लिए उनसे चर्चा किए। वह इस बार अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता दिलीप साहू जुड़ गए हैं। दिलीप, मुख्यमंत्री जो है रायपुर वापस लौटे हैं, इसके बाद बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने दिल्ली दौरे को लेकर क्या कुछ ऐसी अहम बातें हैं जो साझा की है? जी बिल्कुल चैताली, 2 दिवसीय प्रवास पर थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली के और इस दौरान सबसे पहले जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ समीक्षा बैठक में शामिल हुए जिसमें मुख्य रूप से जो देश भर के अलग अलग नक्सल प्रभावित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए और नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक कार्यक्रम, एक नीति तैयार की गई कि आने वाले समय में किस तरह से और नक्सलियों के सफाये के लिए काम किया जाएगा और नक्सलवाद और नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए किस तरह से तमाम जो राज्य है वो मिलकर समन्वय के साथ काम करे, इसको लेकर रणनीति भी बनाई गई। इस दौरान छत्तीसगढ़ में जिस तरह से काम हो रहा है उसकी जानकारी भी सीएम विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री को दी और इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने तारीफ भी किया कि लगातार जिस तरह से हाल ही में अगस्त में एक समन्वय समिति की बैठक हुई थी छत्तीसगढ़ में जिसमें तमाम 7-8 राज्यों के जो डीजीपी और सीएस शामिल हुए थे और खास करके नक्सल उन्मूलन को लेकर मंथन भी हुआ था। उस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक लक्ष्य भी तय किया है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर जिस तरह से उसके बाद से छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हालात बने और लगातार जो छत्तीसगढ़ के जवान हैं वो नक्सल गढ़ में घुसकर लगातार नक्सलियों पर वार कर रहे हैं और कहीं न कहीं इससे जवानों का हौसला भी बढ़े हैं और साथ ही साथ राज्य सरकार और जवानों को काफी सफलता मिली है, इसकी भी जानकारी दी जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार की और सीएम विष्णुदेव साय की तारीफ की। इसके अलावा मुख्य रूप से सीएम विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात की। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से जो जो योजनाएं चला रही है उसकी जानकारी दी और खास करके क्योंकि जो चुनाव के पहले लगातार मोदी गारंटी के नाम की बात कही जा रही थी और मोदी गारंटी के नाम पर जितनी घोषणाएं की गई थी उसमें से प्रमुख घोषणाओं को पूरा कर लिया गया है, चाहे धान खरीदी की बात हो, समर्थन मूल्य पर 3100 प्रति क्विंटल की दर से जो दाम दिया जा रहा है किसानों को धान का, इसके अलावा जो प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की जा रही है, पहले 15 क्विंटल खरीदी होती थी। इसके साथ ही साथ जिस तरह से जो महतारी बंधन योजना के तहत प्रदेश भर की 70 लाख महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये दिया जा रहा है, ये भी मोदी गारंटी के तहत शामिल था जिसको पूरा कर लिया गया है और लगातार हर महीना महिलाओं को पैसा दी जा रही है। इसके साथ ही साथ तेंदुपत्ता की जो बात है, प्रति मानक बोरी जो पिछली सरकार में 4000 रुपये दिए जा रहे थे उसे बढ़ाकर 5500 रुपये कर दिया गया है। उसमें भी साथ ही साथ बोनस सहित तमाम जो राशि है आदिवासी जो इस तेंदुपत्ता तोड़ाई के काम में या उसके संग्रहण में लगे रहते हैं उनको अब फायदा हो रहा है। तो इस तरह से तमाम योजनाएं जो मोदी गारंटी के नाम पे जो कही थी चुनाव के पहले उसे पूरी कर दी गई थी। इन तमाम योजनाओं की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीएम विष्णुदेव साय ने दी। इसके बाद फिर उन्होंने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ भी मुलाकात की कल और इस दौरान उन्होंने विभिन्न जो राज्य सरकार की ओर से डिमांड भी रखे कि खास करके कोरबा, बिलासपुर और रायपुर
से को एक औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में नागपुर से जोड़ने का उन्होंने आग्रह किया कि नागपुर से जोड़ते हुए एक औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में इसको विकसित किया जाए, ताकि छत्तीसगढ़ को औद्योगिक क्षेत्रों को विशेष रूप से फायदा हो, क्योंकि नागपुर से जुड़ जाने के बाद छत्तीसगढ़ के जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको खास लाभ होगा। साथ ही साथ उन्होंने SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए भी मांग की है, और उन्होंने IT सेक्टर, खास करके नया रायपुर में IT सेक्टर के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन की डिमांड रखी। साथ ही साथ जो मल्टी जो सेक्टर है, अलग अलग जो कंपनियां जहां अलग अलग औद्योगिक घराने उद्योग स्थापित कर सके, ऐसे 2 और जगहों को लेकर उन्होंने आग्रह किया कि राजनांदगांव और जांजगीर चांपा में दोनों जगह पर 400 एकड़ जमीन चिन्हांकित भी कर ली है राज्य सरकार ने, कि वहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर विशेष आर्थिक क्षेत्र के तहत, सेज के तहत अगर औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किए जाते हैं तो राज्य के विकास में एक नए सोपान गठित होंगे। और इसको निश्चित तौर पे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आश्वासन दिया, और भारत सरकार के अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि ये तमाम जिस तरह से मांग आ रहे हैं उनको भी पूरा करने के लिए एक पहल किया जाए, और किस तरह से उस पर काम हो, किस तरह से छत्तीसगढ़ की तमाम जो योजनाएं हैं, जो मांगे हैं, उसको पूरा किया जा सके, इस ओर काम करने के लिए उन्होंने निर्देशित भी किया है। जी चलिए दिलीप, बने रहिए हमारे साथ। अधिक जानकारी के लिए आपको बता रहे कि दिल्ली दौरे के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वापस रायपुर लौटे हैं। इस दौरान उन्होंने बैठक को लेकर चर्चा की, सभी से बता दें कि सभी से अपने 2 दिवसीय दौरे की जानकारी साझा की। रायपुर दक्षिण के चुनावी दंगल पर सियासत तेज हो गई है। दंगल में दुर्ग राजनांदगांव के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एंट्री हो गई। राजनांदगांव के कांग्रेस नेताओं ने रायपुर दक्षिण से टिकट मांगा है। नेता डॉक्टर आफ्ताब आलम के लिए टिकट मांगा गया है। पार्टी के पूर्व महामंत्री कुतुबुद्दीन सोलंकी ने सचिन पायलट से मांग की है। नए दावेदारों की एंट्री के बीच तेज दक्षिण को लेकर अब सियासत नजर आ रही है। वही हमारे साथ लगातार रायपुर से संवाददाता दिलीप बने हुए हैं। दिलीप, रायपुर दक्षिण को लेकर सियासत जो है वो अब देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल चैताली, बता दें कि रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल वर्तमान में सांसद है रायपुर के, वे विधायक रहे और मंत्री भी रहे, और क्योंकि वे सांसद बन चुके हैं तो उसके बाद से दक्षिण विधानसभा खाली है, तो उस पर उपचुनाव होना है। बीजेपी की ओर से जिस तरह से अलग अलग दावेदारों की एक आधा दर्जन से अधिक दावेदारों की फौज है, उसी तरह कांग्रेस में भी दावेदार अब लगातार मुखर होने लगे हैं, खास करके क्योंकि राजनांदगांव क्षेत्र के दावेदारों ने यहाँ दावेदारी की है, और क्योंकि रायपुर से बहुत सारे दावेदार ऑलरेडी इस मैदान में है, लेकिन राजनांदगांव और दुर्ग क्षेत्र के कई नेताओं ने इसमें दावेदारी की है, जिसमें पूर्व जो PCC महामंत्री है कुतुबुद्दीन सोलंकी, इन्होंने सचिन पायलट जो प्रदेश प्रभारी है उनके साथ मुलाकात करके राजनांदगांव के नेता डॉक्टर आफ्ताब आलम के लिए टिकट की मांग की है। इसके अलावा जो गोविंदलाल ओरा के परिवार से है, गोविंदलाल ओरा के जो बेटे हैं राजीव ओरा, वो दुर्ग से हैं, उन्होंने भी दावेदारी की है, उनके लिए भी टिकट की मांग की जा रही है। तो इस तरह से राजनांदगांव दुर्ग सहित रायपुर के कई नेता इस दावेदारी की राह में है, रायपुर दक्षिण की, क्योंकि राजनांदगांव और दुर्ग के लोगों ने जो दावेदारी की है, इसके पीछे एक वजह यह भी बताई जा रही है, क्योंकि रायपुर या दूसरे जगह के नेता लगातार राजनांदगांव से चुनाव लड़ते रहे हैं। चाहे सांसद के चुनाव की बात करें, पिछले जो संसद की चुनाव हुई थी उसमें मुख्य रूप से करुणा शुक्ला जो कोरबा की रही है, रायपुर की रही, उनको लड़ाया गया था एक बार। वहीं पिछले अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें पूर्व CM भूपेश बघेल को मैदान में उतारा गया था राजनांदगांव से। इस तरह से अलग अलग नेताओं को राजनांदगांव से लगातार चुनाव लड़ने के मौके दिए जा रहे हैं। वही विधानसभा चुनाव में डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ गिरीश देवांगन को चुनाव में उतारा गया था। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो कांग्रेस के राजनांदगांव दुर्ग क्षेत्र के नेता है, वे अब रायपुर के विधानसभा क्षेत्र में दावेदारी कर रही है। तो इससे कहीं ना कहीं संगठन में जिस तरह से कांग्रेस का एक खींचतान नजर आता है वो देखने को भी मिल रहा है। हालांकि इसको लेकर जो पूर्व मंत्री है
सीट है, उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता प्रदेश के किसी भी जगह से कहीं किसी भी विधानसभा के लिए, किसी भी लोकसभा के लिए दावेदारी कर सकती है। ये अच्छी बात है। और कांग्रेस में क्योंकि लोकतंत्र है, इसलिए इस तरह की दावेदारी होती है। इससे किसी तरह का कोई कांग्रेस की सेहत को फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि एक अच्छी है, स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए और जो दावेदार हैं वो अपनी दावेदारी कर सकते हैं। लेकिन आखिरी जो टिकट जिनको मिलना है वो तो आला कमान ही तय करेंगे और राय शुमारी करके कौन विनिंग कैंडिडेट है, कौन जीतने वाले उम्मीदवार है, उसको तय करके ही उन्हें टिकट दिया जाएगा। जी दिलीप पे बिल्कुल सही बात है कि एक स्वस्थ दावेदारी तो होनी चाहिए, लेकिन देखा जाए अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का हाल हम सभी ने देखा है कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा था। विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो ऐसे में अगर अभी की स्थिति अगर देखें तो कांग्रेस के लिए अपने संगठन को मजबूत करना काफी अहम है। जी बिल्कुल चेताली, संगठन के लिए तो काम हो ही रहा है कांग्रेस में, लेकिन आमतौर पे जो भी चुनाव होता है उसको कांग्रेस ने पिछले चुनाव में भी विधानसभा में एक तरह से एक परिपाटी शुरू की थी कि जो भी विधानसभा के जो दावेदारी करेंगे वो आवेदन पहले प्रस्तुत करें पीसीसी में, और उसमें अलग अलग माध्यम से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी या जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आवेदन मंगाए गए थे जो प्रमुख दावेदार थे हर विधानसभा वाइज, पूरे 90 विधानसभा में। उसके बाद से बहुत सारे दावेदारों की जिन्होंने दावेदारी किए थे उनमें से छटनी हुआ था। छटनी के बाद हर विधानसभा क्षेत्र से 3 से 4 उम्मीदवारों का चयन किया गया था और उसको फिर फाइनल आला कमान के पास दिल्ली में भेजा गया था और प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में जाकर बैठकर फिर मंथन करके फिर एक एक नामों को फाइनल किए थे। इस तरह से कांग्रेस में एक प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के तहत देखा जा सकता है कि प्रदेश स्तर के जो नेता है राजनांदगांव और दुर्ग के नेता भी रायपुर के जो दक्षिण में उपचुनाव होना है विधानसभा का उसके लिए दावेदारी कर रही है। तो निश्चित तौर पे ये दावेदारी को कांग्रेस एक स्वच्छ परंपरा के तौर पे मान रही है, लेकिन एक तरह से ये दूसरी तरह देखा जाए तो संगठन में खींचतान के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि जो दावेदारी कर रहे हैं इनके पीछे वजह ये भी बताया जा रहा है क्योंकि रायपुर या दूसरे जगह के नेता राजनांदगांव में जाके चुनाव लड़ते हैं, इसलिए राजनांदगांव के नेता अब रायपुर से जो चुनाव होना है उपचुनाव का उसमें टिकट की दावेदारी कर रही है। तो निश्चित तौर पे ये एक कांग्रेस संगठन के लिए सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राजनांदगांव के नेता यहाँ आकर चुनाव लड़ेंगे तो जीतने की जो उम्मीदें हैं वो कमी नजर आएंगी। जी चेताली। जी दिलीप, अगर बात की जाए रायपुर दक्षिण की, क्योंकि उपचुनाव इस सीट पर होना है, तो स्थिति की अगर बात करें कि जैसे सांसद बनने के बाद वो सीट अब खाली कर दी गई है तो उपचुनाव होंगे तो दोनों ही पार्टी जो है वो कमर कस के तैयारियों में है जीत के लिए। क्या लगता है इस सीट से इस बार बाजी कौन मार सकता है? जी बिल्कुल चेताली, क्योंकि रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र ये बीजेपी का गढ़ रहा है। लगातार बीजेपी के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और वर्तमान में सांसद बृजमोहन अग्रवाल इस सीट से जीतते हुए आ रहे हैं, और क्योंकि बीजेपी के एक तरह से गढ़ माना जाता है और पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी रिकॉर्ड मतों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। 60,000 से अधिक वोटों से उन्होंने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। तो कहीं ना कहीं अभी तो मजबूत रूप से बीजेपी के पक्ष में ही नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि बीजेपी में भी बहुत सारे दावेदारों की फौज है और कहीं ना कहीं अगर उचित उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलता तो कुछ लोग बगावत भी कर सकते हैं। ऐसे में यह जो मुकाबला है वो दिलचस्प हो सकता है, लेकिन देखना होगा टिकट दोनों पार्टी, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, किन प्रमुख लोगों को टिकट देते हैं, किन उम्मीदवारों पर भरोसा जताते हैं और जिनको टिकट मिलता है उनको पार्टी की ओर से बाकी नेताओं की ओर से कितना समर्थन मिलता है ये देखने वाली बात होगी। इसके आधार पर ही तय होगा। लेकिन फिलहाल ये जो सीट है, और आमतौर पे ये भी देखा जाता है कि जो उपचुनाव होता है उसमें सत्ता पक्ष के जो उम्मीदवार होते हैं वही जीत दर्ज करते हैं आमतौर पे। पिछले समय भी हमने देखा था कांग्रेस की सरकार थी तो उसके बाद से जितने भी उपचुनाव हुए थे 4 से 5 उपचुनाव, सभी उपचुनाव में कांग्रेस के ही उम्मीदवार जीत दर्ज किए थे। तो कुल मिलाकर उपचुनाव में सत्ता पक्ष का ही दबदबा देखने को मिलता है, और क्योंकि रायपुर दक्षिण है वो बीजेपी का गढ़ भी है, ऐसे में कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि कौन से चेहरे को वहां पर मैदान में उतारे जो जो लगातार जीत के आ रहे हैं और बीजेपी के जो गढ़ है वहां पर फतह हासिल करे। ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के समक्ष नजर आ रही है। जी शुक्रिया दिलीप, तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि अब
कांग्रेस में सियासी पारा हाई दिख रहा है। बता दें कि दावेदारी को लेकर सियासत तेज हो गई है। रायपुर दक्षिण के चुनावी दंगल पर सियासत गर्म है।